बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद जमील प्रवास। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था पोएम द न्यू कमर के बारे में, तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि एक पोएम को समराइज़ कैसे किया जाता है, कैसे उसकी समरी लिखी जाती है या ओवरऑल समरी कैसे लिखी जाती है। तो उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा और डिस्कस करेंगे हम। और ये बातें जो हैं ये आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है, इस पोएम के लिए भी, ओवरऑल भी समराइज़ करने के लिए चीज़ों को। आप चूँकि अभी 8th के ग्रेड के लेवल पे हैं तो आप थोड़ा बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और जो है नेक्स्ट लेवल पे आपको इन चीज़ों की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो जहन में ये रखें कि आपको अभी भी इसकी ज़रूरत है, नेक्स्ट क्लासेस में भी ज़रूरत पड़ेगी और इवन कि आपको डेली लाइफ में भी ज़रूरत पड़ती है, वो बाद में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि टू राइट अ समरी ऑफ एनी गिवन पोएम यू विल नीड टू। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने रीड करना है पोएम को, रीड करना है, रीड इट एंड टेक नोट्स। नोट्स का मतलब होता है कि आपने उसके पॉइंट्स बना लेने हैं मेन, वो मैं बाद में आपको नेक्स्ट बताता हूँ एग्जाम्पल में। उसके बाद आपने सोचना है थिंक ऑफ द मेन इवेंट्स एंड मेन कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम, कि उसमें मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं पोएम में और मेन इवेंट्स कौन से हैं। उसके बाद आपने राइट योर समरी। इसमें 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले जो है वो उसका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपका उसकी मेन बॉडी होगी जो आपने समरी लिखनी है, और लास्ट में आप कंक्लूड कर देंगे और उसका कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो आइए हम अब देखते हैं इसकी एग्जांपल को कि कैसे आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पोएम पढ़ी द न्यू कमर, तो उसके हवाले से मैंने जो है वो ये कुछ पॉइंट्स आपकी हेल्प के लिए दिए हैं। आपने इनको यूज़ करके समरी लिखने की कोशिश करनी है। मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। सबसे पहले है, अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें, जैसे हमने ऊपर कहा कि पॉइंट्स हम लिखेंगे फिर उनको ज्वाइन करेंगे, तो सबसे पहले आप इस पोएम की बात, जो पॉइंट बनता है वो ये है कि दिस पोएम इज़ रिटन बाय ब्रायन पैटन। इंट्रोडक्शन में ये बात आ जाएगी, पोइट का थोड़ा इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर थोड़ा पोएम का इंट्रोडक्शन आ जाएगा 1-2 लाइन में। दिस इज़ एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली पोएम, जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि एनवायरनमेंट के बारे में है और पोइट के बारे में भी बताया था। फिर आप थर्ड बात करेंगे कैरेक्टर्स इन दी पोएम। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स हैं। वो एनिमल्स 3 टाइप्स की वो बात कर रहे हैं मेनली, जो कि वाटर में रहते हैं, जैसे फ़िश की वो बात कर रहे हैं। फिर जो लैंड पे रहते हैं, जैसे वो रैबिट्स की बात कर रहा है या पोलर बियर्स की बात कर रहे हैं। फिर ट्रीज़ में या एयर में जो है वो फ्लाई करने वाले, हवा में उड़ने वाले एनिमल्स की बात करता है, जैसे वो परिंदों की बात करता है। और फोर्थ कैरेक्टर इसमें है ह्यूमन बीइंग, जो एक्चुअली न्यू कमर है, जो कि जिस पे ये पोएम लिखी गई है, जो कि मेन थीम में जिसकी बात आती है कि कैसे वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद है आपका की पॉइंट नेक्स्ट जो इस पोएम का बनता है वो है कमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, कि जो आपके डिफरेंट लाइंस हैं, स्टेंजाज हैं पोएम्स की, उसमें एनिमल्स के बारे की उनकी फीलिंग्स हमें बताई गई हैं। फ़िश की फीलिंग, बेर की फीलिंग, इसके अलावा आपको जो है वो रैबिट्स की फीलिंग बताई गई हैं, उनकी फियर, वरी एक्स्ट्रा, ये बात आप उसमें कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो आप द थीम ऑफ आर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कि इसका थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं इस पोएम का अगर आपको बताऊं तो हमें ये पोएम पढ़ के ये समझ लगती है, जैसे रिसेंटली में मैंने आपको बताया था कि वी अंडरस्टैंड दैट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट हैपन्स ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ थ्रू इट्स ओन वाइसेस। वाइसेस का मतलब होता है बुराई, बुरे काम, गलत चीज़। तो वो इसका मतलब ये है कि ये कैसे भी हो, जो इंसान है वो खुद को खुद की बुराइयों से जो है वो जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यही इसका मेन थीम बनता है। जैसे कि इन दिनों आप देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की ही वजह से इतनी बड़ी पेंडेमिक जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में आई हुई है और सारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब्ड है, टॉपसी टर्वी है। मोर ओवर दिस डिस्ट्रक्शन इज सो इनएविटेबल
इनएविटेबल का बेटा मतलब होता है कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये हो के रहेगा। यानी जो एक्टिविटीज़ हैं इंसान की, जैसे इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जो है आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे वाटर रिसोर्सेज बहुत कम हो रहे हैं दुनिया में। अब ये बातें चल रही हैं कि जी वाटर्स के ऊपर जो है अब नेक्स्ट जो वार्स होंगी, तो इस तरह से वो कहता है कि ये इनएविटेबल है। इफ़ वी डो नॉट चेंज एनीथिंग, अगर हम अपने आप को, इंसान खुद को चेंज नहीं करता, अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लेके आता, अपनी लाइफ स्टाइल्स को, डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज़ को जो कि एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, नेचर को डिस्टर्ब करती हैं, उनको चेंज नहीं करता, तो ये हो के रहेगा। दैट इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू इवन गेट अपसेट अबाउट इट। तो फिर हमें जो है इसके बारे में अपसेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बेटा आपने इंट्रोडक्शन की बात कर दी, पॉइंट्स मैंने बता दिए और जो आप यूज़ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एंड पे आप कंक्लूड कर देंगे इन सारी बातों को, और ये आपकी जो समरी है इस पोएम की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने इन पॉइंट्स को लेके वो करना है। अब नेक्स्ट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं कोई भी समरी लिखते हुए, कि व्हाट टू डू, आपने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है कोई भी समरी लिखते हुए, समराइज करते हुए किसी पोएम को या किसी भी लेसन को एक्स्ट्रा। तो सबसे पहली बात कि यूज़ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है कि आपने जो उसका मेन बातें हैं उसमें उन्हीं का जिक्र करना है अपनी समरी में। समरी में एक्सप्लेन नहीं करना अपनी चीज़ों को, एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाना आपने बहुत ज़्यादा। जैसा कि दूसरा पॉइंट है अवॉइड डिटेल्स, डिटेल्स में नहीं जाना है। जैसे कि मैं आपको डेली लाइफ की मिसाल देता हूँ कि आप बाज़ार जाते हैं और आप कहते हैं जी मैं बाज़ार गया था, मैं बाज़ार से जो है वो 2 किलो आलू लेके आया, 1 किलो भिंडी लेके आया और जनाब दालें लेके आया और साल्ट लेके आया, और तो ये सारी आप बात कर रहे हैं। तो ये बात कहने की बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि मैं बाज़ार गया था और मैं कुछ किचन का सामान लेके आया हूँ। तो डिटेल्स ऐड करने की बजाय आप उसको समराइज कर देंगे। फिर तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है राइट इन कॉन्टिन्यूस राइटिंग। कॉन्टिन्यूस राइटिंग क्या है कि बेटा जी आपने पॉइंट्स नहीं बनाने समरी में। समरी हमेशा कॉन्टिन्यूस राइटिंग में होती है, और ये नहीं लिखना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से आप समराइज नहीं करेंगे। हाँ, पैराग्राफ्स आप बना सकते हैं, और जब आप कंटिन्यूस राइटिंग में लिखेंगे तो उसके लिए आपको कनेक्टिव्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसा कि कुछ मैंने एग्जांपल दी है, एंड बट देयर फोर हैंड्स मोर ओवर वगैरह वगैरह एज वेल एज। तो ये बहुत सारे कनेक्टिव्स हैं, इसमें मैं किसी और सेशन में आपको कनेक्टिव्स और उसके यूज़ के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो ये आपने कनेक्टिव यूज़ करते हैं ताकि एक बात दूसरी बात से आपकी कनेक्ट होती रहे, वो पॉइंट्स ना बने, वो आपका जो है वो कंटिन्यूस राइटिंग में हो। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है बेटा जी कि व्हाट नॉट टू डू, वो चीज़ें जो आपने समरी में लिखते हुए नहीं करनी है, और ये भी मिलती जुलती बातें जो करनी है उसमें भी मैंने बात की। अवॉइड डिटेल्स, ये पहले भी बात हो गई। उसके बाद योर ओपिनियन, ये बेटा जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपने मसलन ये इस पोएम में न्यू कमर में जो पोइट है जिसका नाम है ब्रायन पैटन, उसने कुछ आइडियाज दिए हुए हैं कि बर्ड्स ये कह रहे हैं, फिश ये कह रही हैं, ये जो बेयर है वो ये कह रहा है। तो आपने ये नहीं कहना कि अपनी समरी में ये नहीं लिखना कि द पोइट इज रॉन्ग एंड द राइट आइडिया इज डैट। आपने अपने से कोई उसमें थीम, कोई चीज़ ऐड, कोई उसमें नहीं करनी, अपना ओपिनियन नहीं देना अपने समरी लिखते हुए। जो कुछ पोइट ने लिखा हुआ है आपने उसी को समराइज करना। फिर तीसरी चीज़ जो आपने नहीं करनी, मटेरियल डायरेक्टली कॉपीड और कोट्स। अगर कुछ कोट्स हैं डायरेक्टली दिए हुए हैं उसने पोएम में, तो आपने उनको डायरेक्ट यूज नहीं करना, अपने वर्ड्स में लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। ज़ाहिर है की पॉइंट्स तो आप पोएम से लेंगे, अगर एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो आप एनवायरनमेंट का लफ्ज़ तो यूज़ करेंगे अगर पोइट ने यूज़ किया हुआ है। अगर किसी रैबिट की बात हो रही है तो आप रैबिट भी बीच में, तो ज़्यादातर मैक्सिमम अपने वर्ड्स में जो है वो लिखने की आपने कोशिश करनी है। एंड अवॉइड मटेरियल डायरेक्टली कॉपीड और कोट्स, जर्बल मिसल वगैरह किसी की सेइंग्स एज इट इज़ जो होती हैं। फिर
अक्सर बच्चों के जहन में ये भी सवाल होता है और होना भी चाहिए, हम जब पढ़ते थे हमारे जहन में भी आती थी बातें कि भाई ये समरी जो हम लिखते हैं इंग्लिश में, इसका मकसद क्या है? सर लिखवा देते हैं और समरी लिखो जी, ये करो जी, ये होता क्या है? ये हम समरी क्यों लिखते हैं? तो इसका बेसिक एक सबसे पहला यूज जो वो तो आप सबको ही पता है कि हम एग्जाम्स में यूज करते हैं जी, कि हम एग्जाम में समरी आएगी, हम लिखेंगे, हमें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो एक बात तो ये है कि आप ये इस एग्जाम में भी इस टेक्निक को यूज करेंगे, आपको आगे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नेक्स्ट लाइफ में इवन कि आप कहीं भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं वहां भी आपको समरीज लिखनी पड़ती हैं। और दूसरा जो बेटा जी इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो है डेली लाइफ। अब आप कह रहे होंगे कि डेली लाइफ ये किस तरह से है, मैं आपको बताता हूं कि देखिए आपने कोई बात करनी है, किसी से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, कहीं आप पढ़ा रहे हैं, कहीं आप कल को लाइफ में जॉब कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं, आप अपने टीचर्स से बात कर रहे हैं। तो हर किसी को हर शख्स को बात करने का एक तरीका होता है। तो एक ही बात आप जो है वो 4, 5, 6 फिक्रों में भी कह सकते हैं, वही बात आप समराइज करके जो है वो 2 या 3 वर्ड्स में या एक फिक्रे में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डेली लाइफ में हम डेली ही यूज करते हैं, तकरीबन जानते हुए या ना जानते हुए आप भी यूज करते होंगे। जैसे मैंने ऊपर आपको मिसाल दी कि मैं कुछ सामान लेने जाता हूं, तो मैं अगर घर आके बताऊं कि क्या लेके आया हूं, तो मैं सीधा बजाय चीजों के नाम बताने के मैं कहूंगा जी मैं किचन का सामान लेने आया हूं। तो बेटा ये इसका डेली लाइफ का यूज है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है डेली लाइफ में भी और आपकी डिफरेंट लर्निंग में भी, आप साइंसेस के लेसन्स लर्न करते हैं, आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स लर्न करते हैं, तो उसमें भी आपने 2 या 3 पेज का एक क्वेश्चन पढ़ा होता है और आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें भी आपने डिटेल्स निकाल देनी होती हैं जो अननेसेसरी हैं, नेसेसरी नहीं निकालेंगे। तो आप अपनी बात को सिंप्लीफाई करके उसको कहेंगे, समराइज करके कहेंगे। तो ये हर सब्जेक्ट में आपके लिए जरूरी है। और एंड में मैं यही कहूंगा कि ये समराइज करना या समरी लिखना ये एक बहुत बड़ा आर्ट है और ये हम सबको सीखना चाहिए। जैसा कि मैंने इसके यूजेस के हवाले से बात की, तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बातें आज आपको बताई हैं, जो पॉइंट्स ऊपर लिखे हुए हैं, इनको लेके आप इस पोइम की जो समरी है वो लिखने की कोशिश करेंगे और लिख के मुझे सेंड करें ताकि मैं उसको कमेंट कर सकूं। हाँ, लास्ट बात ये कि आपको चूंकि कुछ स्टूडेंट्स वीक होते हैं, वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं आपको फुल समरी लिखी हुई जो है कंप्लीट, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा बाद में, ताकि अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको पढ़ के फिर खुद से अपनी समरी लिखने की कोशिश करें या उसको भी आप लर्न कर सकते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।